नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस हम लोग वीडियो में देखेंगे 2008 से लेकर 2023 तक बिहार दरोगा पहले बीएसएससी के माध्यम से किया जाता था। बिहार एसएससी के माध्यम से इसको कराया जाता था, बाद में बीपीएसएससी के माध्यम से कराया जाने लगा। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं 2008 से लेकर 2023 में, आज इसका हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। लगभग 10 इसमें सेट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं वह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये बात याद रखिएगा। और जो भारत का जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह सदन में बोल सकता है, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। ये भी बात याद रखिएगा, मत देने यानी वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि संसद महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता है, अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 88 के तहत वह वोट नहीं दे सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो राष्ट्रपति के पद अपना उदाहरण करेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का जो पद का जो अवधि होता है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु निम्न दशाओं में इससे पहले भी वह त्याग दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। ठीक है, तो महाभियोग जो प्रक्रिया है यह अमेरिका देश से लिया गया है और राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। और यह जो महाभियोग है यह संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। अगला उस समय पूछा था कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति 2008 में पूछा था, तो उस समय अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वह द्रौपदी मुर्मू है और यह प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उस समय 23वें सेना प्रमुख कौन थे? अभी जो है जनरल मनोज पांडे हैं, जनरल मनोज पांडे याद रखिएगा, जनरल मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में 50वें हैं, डीवाई चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य का मंत्री परिषद होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। और राज्य का मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल कहे तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ढेर सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए किस सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ, तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ किया था। अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में जो बिहार का जो जिला है वह कटिहार है, कटिहार। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य करता है। अगर देश कहे तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है, बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा के जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से। अगला प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर बनाए गए थे। और ध्यातव्य है कि अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में ही नालंदा परामर्शदाता समूह का गठन किया गया था और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद इसके पहले विजिटर थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%, 60%। और बिहार में सर्वाधिक वन का जो क्षेत्र है वह पश्चिमी चंपारण में है। और बिहार में एक टाइगर प्रोजेक्ट वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है, ये भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में ही है, बेतिया। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है?
तो यह राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और बिहार में कितना साक्षरता दर है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो हो जाएगा 47.53%, 47.53%। और टोटल बिहार का अगर साक्षरता दर स्तर हो जाएगा तो 63.82% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत में सबसे सघन जो राज्य है वो बिहार है, लगभग 1106 है, 1 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति निवास करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रति हजार स्त्री पुरुष अनुपात 916 है, जो अभी वर्तमान में 953 हो गया है, 953 हो गया है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर राज्य में है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, और सबसे कम कैमूर का है। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो हो जाएंगे हॉकी से। और ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यानचंद के जन्म पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 ईस्वी में हुई थी, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। अभी वर्तमान में राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है, जिसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। और सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा के होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। और शेरशाह का मकबरा पूछेगा तो सासाराम में। और उनके जो मकबरा का आकार है अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में किया गया था, ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने किया था। और इसकी प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने साथ लिया था। इसकी अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और आपसे गवर्नर जनरल पूछे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के समय में हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सतारा, जिसको 1848 ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड में पड़ता है। और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में। बघाट जो हिमाचल प्रदेश में है 1850 ईस्वी में उसको विलय कर लिया गया। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में 1852 में, और झांसी को 1853 में तथा नागपुर को 1854 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो टाई ब्रेकर शब्द का संबंध टेनिस और फुटबॉल और हॉकी से होगा, फुटबॉल और हॉकी से हो जाएगा। हुक, चाइनामैन, गली, थ्रो, कवर एवं क्लिप और स्लिप जो शब्द है ये आपका क्रिकेट से है। ट्राई ब्रेकर, स्कूप, बुली, पुश एवं अन्य फुल बैक हॉकी की है, तथा ट्राई ब्रेकर, फुल बैक, पेनाल्टी, स्ट्राइकर एवं थ्रो ये सब फुटबॉल की शब्दावली है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना 415 से 454 ईस्वी के बीच में किया था। अगला प्रश्न है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम की। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद से हटाकर। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर मुदगलपुर में स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। गुजरी देवी याद रखिएगा दोस्तों, गुजरी देवी था, गुजरी देवी। और इनके
पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। और मैला आंचल जो है ना, मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ही है, फणीश्वरनाथ रेणु है। अगला प्रश्न है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामायनी पुस्तक के रचयिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आंसू, लहर और कामायनी, यह तीनों जयशंकर प्रसाद की कृति है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो यह कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है, संबंध राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति विज्ञान से है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, जबकि करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, करो या मरो का नारा का जन्मदाता यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल, ठीक है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार को 9 प्रमंडल यानी कमिश्नरी तथा 38 मंडलों जिला में बांटा गया है। 9 प्रमंडल कौन कौन है? तो पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध है। और सबसे बड़ा प्रमंडल तिरहुत है और सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। अगला प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, तो 2001 के जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। जबकि वहीं 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या है 10, 40, 99, 492, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है। कथक नृत्य उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, यानी यूपी में कथक नृत्य। अगला प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी एक हाई कोर्ट होगा। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, 25वां उच्च न्यायालय अमरावती है। और 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1916 ईस्वी में पटना बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 3 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हो गई? तो हो जाएगा पावापुरी राजगीर में। और महावीर जो थे वह 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गई। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ है? तो यह नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, कपिलवस्तु के शाक्यगण के मुखिया थे। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो जो झारखंड है यह 28वां राज्य है, जिसका निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में किया गया। और मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था, कुकरा नाम से जाना जाता था। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधान परिषद 75 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। और विधान सभा है तो 243 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, सब याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार यह हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा बिम्बिसार था। और बिम्बिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता था, श्रेनिक के नाम से उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण से। और दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी
1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 से शुरू किया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था और यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में हुआ था। इस आंदोलन के पश्चात गांधी जी को राष्ट्रीय पहचान मिली तथा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किए गए। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में भारत के बाहर अपनी शाखा कहाँ खोली है? तो यह इजराइल में खोली है, इजराइल में। और विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखा वाली बैंक यही है, भारतीय स्टेट बैंक। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा थी, अभी स्टेट बैंक हो गया है। अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य, तो सार्क का सबसे नया सदस्य यानी सबसे लास्ट में कौन जुड़ा? तो अफगानिस्तान जुड़ा। और सार्क का स्थापना दक्षिण एशियाई संगठन सहयोग संगठन, जिसका फुल फॉर्म होता है, का स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को किया गया था ढाका में। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों मालदीव याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में म्यांमार भी रहता है और कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मालदीव है। और अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में इसमें 2006 में शामिल हुआ, 2006 में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में बना है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। और अंग्रेजी तथा फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं। और ऐसे भाषाएं पूछे तो टोटल 6 भाषाएं हैं, लेकिन 2 कार्यकारी भाषा है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था। कब? तो 1666 ईस्वी में। वहीं पर 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है। और शिवाजी के दरबार में चौथे व सरदेश मुखी नामक 2 कर लगाया जाता था, ठीक है, बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र जो 40वां अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे 1924 में। कहाँ है? कर्नाटक में है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो है कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल जो विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और यह जो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। लेकिन वहीं लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन वह ग्राम पंचायत की सदस्यता नहीं लेना चाहता है, वोट देना चाहेगा तो 18 वर्ष का हो जाएगा तो वोट दे सकता है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पटियाला में है, पटियाला में स्थित है। और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी, जिसको पहले राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि जसपाल राणा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से जुड़ा हुआ है, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। और राजा भोज मालवा के परमार वंश का 9वां यशस्वी राजा थे, जिन्होंने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। और उन्होंने अपनी राजधानी धार में बनाई थी, धार में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद को बनवाने वाला शासक था औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जबकि वहीं आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो हो जाएगा 10 मई से। और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। और 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कब कर दिया गया?
तो कर दिया गया 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 को, जब मृत्यु से पूर्व गांधी जी के मुख से निकले अंतिम शब्द थे हे राम। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गांधी जी के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र की स्थापना कर दिया गया है? तो हो जाएगा नेपाल। नेपाल में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए तो हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं कर सकते हैं और इसको उच्च सदन के नाम या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 2010 में जो आयोजित कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था? तो ये भारत ही किया था। 2010 में भारत किया था। अगला प्रश्न है कि 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2008 में चीन में हुआ था, बीजिंग में। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां है? तो सतलज, चिनाब और रावी नदियां जो है ना, यह सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि WWE में भागीदार जो है द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका नाम है दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा है, जो हिमाचल प्रदेश में जन्म 7 फुट 3 इंच के लंबे और 420 पाउंड वजन वाले दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली WWE में भारत के एकमात्र भागीदार थे उस समय, अभी बहुत हो गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक है, सितार से संबंधित है इनका संबंध। और इनको 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनका जन्म बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। वहीं पर लोक मान्य हो जाएगा तो बाल गंगाधर तिलक को। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। महामाना मदन मोहन मालवीय को, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, जिसको अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और जो बुलंद दरवाजा है यह जामा मस्जिद का प्रमुख प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न है कि लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो हो जाएगा आपका सही उत्तर मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया। अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच, समझौता एक्सप्रेस भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच, और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच, और बंधन मैत्री और बंधन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यह संसद हटा सकता है, संसद हटा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का व्यवसायिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल से हो जाएगा, पुर्तगाल से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था मुगल सम्राट अकबर के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का जो संबंध है वह हॉकी से है। हॉकी से दोस्तों जान लेते हैं कुछ और है, जैसे वेलिंगटन कप है, आगा खा कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है और रंगास्वामी कप है। ये सभी हॉकी से संबंधित शब्दावली है। वहीं फुटबॉल से डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मर्डेका कप, यह सब फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। टेनिस से फ्रेंच ट्रॉफी, विमल्डन ट्रॉफी और डेविस कप, यह सभी आपका टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? तो हो जाएगा चंद्रमा। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के जो औसत जो दूरी है 4 लाख किलोमीटर है। और पृथ्वी का चंद्रमा का लगभग 57% भाग हम लोग देख सकते हैं। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटा में पूरी कर लेती है। और इतना ही दिन में और इतना ही समय में वह अपने एक घूर्णन कर लेती है अपने अक्ष पर। अगला प्रश्न है कि जातक एक पवित्र ग्रंथ है। तो जो जातक है यह बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है कि सुएज नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 ईस्वी को सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, जो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, धर्म उपदेश? तो ये दिए थे सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में, जिसको बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था, परंतु वहीं पर महावीर सर्वाधिक उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से जो 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो जो रजमनामा था यह महाभारत का यह फारसी में अनुवाद था। और मुगल सम्राट अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का नाम रजमनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा था। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब हो जाएगा। पहला इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ। और देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो प्रदान किया गया वह 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया। जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था। और फारूक सियर ने, जिसको ग्रीन कायर के नाम से जानते हैं, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो यह अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। और इसको याद रखिएगा 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और दमन एवं दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला प्रश्न है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो जो रेशम होता है वह रेशम के कीड़े के लार्वा से होता है, लार्वा से होता है। और सबसे उत्तम रेशम शहतूत को पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए उपयुक्त सब यानी काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड उपयुक्त सभी होना चाहिए। और मेट्रोला कंपनी की अपने टीम के साथ मार्टिन कूपर ने 1973 ईस्वी में पहला सेल फोन बनाया था। यानी मोबाइल फोन का जन्मदाता मार्टिन कूपर को ही माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइप राइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो हो जाएगा एंटर, इसका हो जाएगा एंटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो www, HTTP, ईमेल उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा www, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। HTTP का होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इसका ओ हो जाएगा ओ। और सर्वग्राही AB को कहा जाता है, सर्वग्राही AB को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा गन्ना को। गन्ना को की हो जाएगा गन्ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। और गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और गन्ना एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसके विषाणु का नाम HIV है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। अगला प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है। जबकि चलिए और जान लेते हैं, जैसे दूध
और खट्टा दही होगा उसमें लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन होगा उसमें ब्यूटरिक अम्ल, और नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरे जो होते हैं ना, संतरे वह विटामिन के होते हैं, विटामिन के प्रबल स्रोत होते हैं, विटामिन के प्रबल स्रोत होते हैं, जिसमें विटामिन सी जो होता है ना, इसका एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। आंवला संतरा में विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, वहीं पर ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न में कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? इनमें कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घेंघा, क्योंकि डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस ये सब मच्छर के काटने से होता है, घेंघा नहीं होता है, या आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो हो जाएगा आयरन के, और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है, और आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो दंत क्षय का जो प्रमुख कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह हो जाएगा टिटनेस के लिए दिया जाता है, टिटनेस के लिए दिया जाता है। टिटनेस को लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है, धनुष टंकार या टिटनेस लॉकजॉ कहा जाता है इस रोग को। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे क्या? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री, जिनको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने ही द्रव्यमान एवं ऊर्जा का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। वहीं पर टीवी हो जाएगा जेल बेड के द्वारा, टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा, बल्ब के आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, दूरबीन गैलीलियो के द्वारा, और रेडियो जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, जेम्स वाट के द्वारा किया गया था 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में ताप का प्रभाव प्रकाश पर नहीं पड़ता है, यानी अपरिवर्तित रहेगा। किसी माध्यम के ताप बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक रहता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम रहती है। और प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर के द्वारा किया गया था। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः कि निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, सौर लालटेन हो जाएगा, सौर लालटेन। कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि पारंपरिक ऊर्जा यानी गैर नवीकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा, सौर लालटेन, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा अपारंपरिक यानी नवीकरणीय के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो इसको आमीटर से करते हैं, आमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं पर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो हो जाएगा जस्ता की, जिसको गैल्वेनाइजेशन या सदिलेपन या जस्तीकरण कहा जाता है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हो जाएगा हीरा। और हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है जो अधातु है एवं कार्बन का अपरूप है। और सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचयक लिथियम है। और सबसे प्रबल उपचयक फ्लोरीन है, उपचयक ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है। और वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा जो हो जाएगा यह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, जिसका फॉर्मूला N2CO3 × 10H2O होता है, यानी 10 मोल ऑफ वाटर होता है।
और वाक्य अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। विश्व का सर्वाधिक उत्पादित जो खाद्य फसल है गेहूं है। और भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी फसल, तो रबी में कौन कौन आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है। खरीफ में आपका धान यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। जायद फसल में आ जाएगा तरबूजा और खरबूजा। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन होता है। और इसके बाद कौन सा होता है? धान का होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस यूनान में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कुर्बटिन के प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। और इसका अंतराल 4 वर्षों पर किया जाता है। और वहीं पर आपसे अगला इसमें पॉइंट्स बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और अब वहीं पूछे कि प्राचीन ओलंपिक खेल, तो 776 BC में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं, तो हो जाएंगे माइकल फेल्प्स। और इन्होंने तैराकी में 10 स्वर्ण पदक जीते थे। और इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है और फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, किस में जीता था? तो हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने निशानेबाजी में जीता था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शूटिंग में। और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में जीता था। और एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो ये भी भारतीय प्रमुख निशानेबाज हैं, ठीक है, तीरंदाजी निशानेबाज है। अगला प्रश्न है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो हो जाएंगे नरेंद्र हिरवानी के नाम है, नरेंद्र हिरवानी के नाम है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो विश्व में सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा महल जो है वह वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है। और विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कहाँ है? दिल्ली में है। और विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज, जो बोलिविया की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो हो जाएगा वाशिंगटन में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय नाम है, जो कहाँ है? वाशिंगटन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है वह ब्रिटिश संग्रहालय है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है वह अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में है। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट्स है कि विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य या महाभारत है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा इसका रचिता किया गया था। और विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति जो है वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यह हो जाएगा टोक्यो, जो जापान की राजधानी है, ठीक है। और विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। और विश्व का सबसे छोटा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी ही है। और भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, जिसको वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, कहाँ है? तो हो जाएगा बिहार में, ठीक है। लेकिन अभी सबसे लंबा सड़क पुल अगर याद रखेगा दोस्तों तो हो जाएगा ढोला सदिया, हो जाएगा ढोला सदिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का, ये 2008 में पूछा हुआ था, बिहार का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तब गुजरात। लेकिन वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। तोराह एक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है? तो तोराह हो जाएगा यह यहूदी धर्म का ग्रंथ है, यहूदी धर्म का। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो मैरी कॉम हो जाएंगे बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग से हो जाएगा। और मैरी कॉम बॉक्सिंग खिलाड़ी ने 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है। मैरी कॉम का संबंध मणिपुर राज्य से है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और मैरी कॉम को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको सुपर मॉम की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित स्टेडियम है? तो हो जाएगा क्रिकेट से। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है।
चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, जो विश्व का सबसे बड़ा है, जिसका नाम अभी बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जिसका क्षमता 1,20,000 है। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में है, होलकर स्टेडियम इंदौर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, वहीं पर मानसी स्टेडियम जयपुर में है, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खासी का संबंध किस खेल से है, तो जीव मिल्खासी का संबंध गोल्फ से हो जाएगा, गोल्फ से। अगला प्रश्न है कि 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है। अगला प्रश्न है कि 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा या किया था, तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और भारत प्रथम एशियाई खेल 1951 और 1982 का आयोजन दिल्ली में 2 बार भारत का एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, लेकिन वहीं 2022 का 23 में चीन के हांगझू प्रांत में हुआ, यह भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया था, तो हो जाएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और इनको हीरोज नामक एक अंग्रेज जनरल था, जिससे लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति की प्राप्त हुई थी। और इनका जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर में है, और जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ये भी बात याद रखिएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। ठीक है। यंग इंडिया शुरू महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड समाचार पत्र है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर के द्वारा, वहीं पर केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और ट्रिब्यून या दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा शुरू किया गया था, दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा ट्रिब्यून। और राष्ट्र गुप्तार दादा भाई टरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। और इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। एओ ह्यूम के अध्यक्ष के मतलब एओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। और एओ ह्यूम 22 वर्षों तक महासचिव के पद पर रहा था, 1885 से लेकर 1907 तक। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, तो श्रीलंका का मुद्रा का जो नाम है वह रुपया ही है। ठीक है। और इसकी राजधानी जो है जयवर्धने कोटे है, जयवर्धनेपुरा कोटे है, जबकि इसकी द्वितीय राजधानी कोलंबो है। इससे पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, और जिसे 1972 ईस्वी में लंका कर दिया गया। फिर बाद में 1978 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। और कोलंबो इसका सबसे बड़ा शहर है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से इसमें भारत 7 पड़ोसी देशों से साझा स्थल करता स्थल सीमा से, जैसे बांग्लादेश है, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। इसमें सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की 7 देशों से जलीय सीमा है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश है, बीएमपी, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो किस देश की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो बांग्लादेश से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में ये तो पाकिस्तान भी होता है, लेकिन ऑप्शन इसका म्यांमार लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो यूरोपीय संघ का सदस्य एशिया में होते हुए भी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की है, तुर्की। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया में कितने देश हैं, तो एशिया में 48 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं। वहीं अफ्रीका में 54 देश है, अफ्रीका में 54 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 14 और यूरोप में 44 देश हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो हो जाएगा यूनियन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, इसमें मिथाइल आइसोसानेट AMIC मिथाइल आइसोसानेट गैस से प्रभावित हुई थी। ठीक है। और यह हुआ कब था घटना, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो भारत में किस शहर में, तो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो ये हो जाएगा कपिल सिब्बल ने, कपिल सिब्बल ने। अगला प्रश्न है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी? तो उस समय इसका सही उत्तर हो जाएगा देव आनंद, देव आनंद हो जाएगा, देव आनंद। अगला प्रश्न है कोलावेरी डी गीत को यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था, इस किस भाषा की फिल्म से है? तो हो जाएगा तमिल भाषा में, तमिल भाषा में। और इसके निर्देशक और अभिनेता जो थे धनुष थे, धनुष। अगला प्रश्न है कि एक टिकट में PNR होता है, PNR, उसमें P का नाम क्या, P का मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा पैसेंजर, P का मतलब पैसेंजर, और PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न है कि प्राइड एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्राइड एंड प्रिजुडिस लिखा गया है ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई है? तो हो जाएगा चेतन भगत के द्वारा। और चेतन भगत ने कुछ और पुस्तकें लिखी है, जैसे वन नाइट एट कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, यह सब चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वुमेन तथा दिल्ली नामक पुस्तकें खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है, नाम है? तो क्वीन ऑफ टॉक यह हो जाएगा अपराह विनफ्राई के लिए, अपराह विनफ्राई का, फिर एडोल्फ हिटलर का। इसमें से कुछ और जान लेते हैं, जैसे क्वीन ऑफ टॉक अपराह विनफ्राई का, फिर एडोल्फ हिटलर का उपनाम है मेड ऑफ ओलियंस, यह हो जाएगा हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का। मेड ऑफ ओलियंस जॉन ऑफ आर्क का, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चार्सर हो जाएगा, तथा वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर का उपनाम है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक था वह मोहम्मद यूनुस था, मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो यह हुआ था आपका पुणे में हुआ था, पुणे में, जिसमें 18 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अगला प्रश्न है रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित कंपनी है? तो रिसर्च इन मोशन है या ब्लैकबेरी कंपनी का है। अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति इसमें किसके नियुक्ति के लिए बनाई गई थी? तो सुंगलू समिति जो हो जाएगा ना, यह कॉमनवेल्थ खेलों में आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए सुंगलू समिति का गठन किया गया था। कब? 2010 इसमें, 2010 के कॉमनवेल्थ में उसके अनियमितताओं को जांचने के लिए सुंगलू समिति का गठन किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो आपका नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। वहीं पर एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर वेनेजुएला देश में है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, तथा वहीं पर बार बार पूछता है कि स्टेनली जलप्रपात या कांगो नदी पर है। इसी प्रकार एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? इसमें ब्रिक्स में आपका ब्रिटेन नहीं है, क्योंकि बी से ब्राज़ील होता है, आर से रूस होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चाइना होता है और ए से साउथ अफ्रीका होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्रिटेन नहीं है। ब्रिक्स समूह में 5 देश समूह है, ठीक है, इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, तब तक यह ब्रिक था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल हो गया, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बरगद है, बरगद। और वहीं पर इसका वैज्ञानिक आप सबसे पूछ सकता है साइंटिफिक नेम, तो फाइकस बेंदालेंसिस होता है। वहीं पर राष्ट्रीय पुष्प जो है यह कमल है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा है
राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन तथा विरासत जो पशु है वह हाथी है। विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में हो जाएगा 3 शेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 शेर। अगला प्रश्न है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर 1 जनवरी 1923 को असहयोग आंदोलन के स्थगन से निराश होकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगला प्रश्न है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो पाकिस्तान नाम रहमत अली के द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान नाम दिया था। और कभी कभी पूछता है कि चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान नाम दिया था उस समय वो कहाँ पढ़ रहा था? तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़ रहा था। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, ठीक है। और अभी तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में जो अध्याय है वह 22 अध्याय है। 22 अध्याय, अभी छोटा मोटा मिलाकर 25 अध्याय, मतलब 25 भाग हो गया है, उपभाग को मिलाकर, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ है और 448 प्लस इसमें क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृत किया गया? तो हो जाएगा 2005 में। 2005 में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो हो जाएगा 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार था, परंतु अब 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई जो कानून हुआ था वह 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं से साथ इसे लागू कर दिया गया। याद रखिएगा आरटीआई को कब अधिनियमित किया गया? तो 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, ठीक है। बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? तो नमक सर्वाधिक जो होता है ना, यह गुजरात में होता है, गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में माइका, तो माइका यानी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भारत था, लेकिन वर्तमान में यह चीन इसको भारत को पछाड़कर 1 नंबर हो गया है। और भारत में माइका का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो जीडीपी कृषि का तो हो जाएगा 21% योगदान करता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या उस समय पूछा गया था 12 में, लेकिन अभी 23 में 8500 स्टेशन की संख्या हो गई है। और भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा और भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ शहर की स्थापना नवाब आसिफउद्दौला ने किया था। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप वाराणसी में है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो हो जाएगा मुंडा जो जनजाति है यह झारखंड में रहता है, झारखंड में। वहीं पर टोडा जनजाति या नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। और टोडा और जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह शहर को सबसे पहले कहा जाता था? तो हो ची मिन्ह शहर को सैगॉन के नाम से जाना जाता था, सैगॉन के नाम से जाना जाता था। और यह वियतनाम का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा। और भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं, तो फिनलैंड की संसद का नाम ही संसद ही है। वहीं पर फ्रांस और पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है। यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। वहीं पर भारत का संसद का नाम संसद है। अगला प्रश्न है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यूके किसका राष्ट्रीय पुष्प, यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। वहीं पर फ्रांस का लिली हो जाएगा। भारत का कमल हो जाएगा। रूस का सूरजमुखी हो जाएगा। स्पेन का अनार है। यूके का गुलाब का फूल। यूएसए का गोल्डन रोज है। वहीं पर बांग्लादेश का वाटर लिली तथा ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बेटल राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह सोने का शोर है। क्या है, सोने का शेर है। वहीं पर यूएसए का राष्ट्रीय प्रतीक जो है गोल्डन रॉड है। ईरान तथा यूके का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। फ्रांस का लिली है और बांग्लादेश का वाटर लिली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो हरित गृह गैस इसमें से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, तो इसमें से आपका नंदा देवी हो जाएगा। भारत सरकार ने देश भर में 18 संरक्षित जीव मंडल क्षेत्र स्थापित किया है, जिसमें से आपका नंदा देवी, नोकरेक, सिमलीपाल, मानस, कोल्ड डेजर्ट, दिहांग और कंचनजंगा है। इसमें से आपका बांदीपुर इसका सही उत्तर होगा, बांदीपुर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी लॉगरिथम जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। 1614 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होता है, पाउंड। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, तो हो जाएगा न्यूटन के गति के 3 नियम है, 3 नियम। और भौतिकी के पिता न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम को प्रतिपादित किया। और न्यूटन के 3 नियमों में प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि द्वितीय नियम से बल का व्यंजक यानी F = a में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है, तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है, लाल रंग होता है। और परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तापमापी में ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 का, 180 का। और फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। वहीं पर श्रव्य जो होता है 20 से 20,000 के बीच में होता है, जबकि अश्रव्य 20 से नीचे होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो यह हो जाएगा लेड के बने होते हैं, लेड के बने होते हैं। और रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। अगला प्रश्न है कि सिरके में क्या पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पर दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाना को पचाने में काम आता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, तो हो जाएगा शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। तो शुद्ध जल इसमें से है नहीं, तो इसलिए चीनी हो जाएगा, चीनी। अगला प्रश्न है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो हैबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण होता है।
अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो कांच को घोलने का काम हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल करता है, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल करता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है तो हो जाएगा जल, हो जाएगा जल। और बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। फाइकोलॉजी हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं। वहीं पर कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वहीं पर जो लाइकेन होता है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो ये हो जाएगा विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो भूमिचरों में तीव्रतम जो स्तनधारी है वह चीता है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन मादा लिंग हार्मोन है, जबकि वहीं पर टेस्टोस्टेरोन पुरुष लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। जो थायराइड होता है वह अंतःस्रावी होता है। वहीं पर आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि शल्क टीका किसके लिए होता है? तो शल्क टीका जो होता है वह पोलियो के लिए होता है। पोलियो के लिए शल्क टीका पोलियो से तथा डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से संबंधित है। और पोलियो, चेचक, खसरा तथा रेबीज विषाणु जनित एवं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस तथा कलरा जीवाणु जनित रोग है। और रेबीज का टीका का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में कैरेटिनॉइड हो जाएगा। कैरेटिनाइड यह एक प्रकार का प्रतिजैविक है। और दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा हो जाएगा? तो पेनिसिलिन हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी में होता है। तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है वह 6 होता है। अगला प्रश्न है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आमाशय से निकलने वाला जो रस होता है वह जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो जाएगा विटामिन ए होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किया था। जबकि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक खुला TLD नहीं है? तो .COOP क्या TLD नहीं है? टॉप लेवल डोमेन। अगला प्रश्न है कि NIC कार्ड कैसा होता है? तो जो NIC कार्ड होता है वह नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर या एक पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ता है, यानी यह PC को जोड़ता है NIC कार्ड। अगला प्रश्न है कि संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो जो संगणक की गति होती है वह आपका गीगाहर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। और DVD में V का क्या मतलब होता है? तो V का जो मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। अकॉर्डिंग टू V इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैम में A के लिए क्या आता है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो A हो जाएगा एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। वर्तमान में फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है, याद रखिएगा, मेटा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल इससे बचाता है। तो जो बायोडीजल होता है वह घास से बचाता है बायोडीजल। और बायोडीजल जेट्रोफा नामक घास वृक्ष से बीज से तैयार होता है। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी फसल की जो कटाई बुआई का समय कम तापमान पर पकते समय शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यह फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा यानी चीनी का कटोरा कहलाता है? तो हो जाएगा क्यूबा, हो जाएगा क्यूबा विश्व का शक्कर का कटोरा। और 1960 ईस्वी तक विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ है? कर्नाटक में है। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? तो 16 में रियो डी जेनेरियो किया था। अगला प्रश्न है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? तो इसको सीमा शुल्क बोलते हैं। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से यह विश्व का सबसे पुराना शुल्क है। सीमा शुल्क ही सबसे पुराना शुल्क है। अगला प्रश्न है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो कोलिमा जो ज्वालामुखी है यह मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। चलिए कुछ जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। जैसे कोलिमो मैक्सिको में है, एटना तथा एस्ट्राम्बोली इटली में है, एकांगागुआ अर्जेंटीना में है, उबिसन पेरू में है, विलारिका चिली में है, किलाउ हवाई द्वीप पर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है, चीन में। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। वहीं पर तबला वादक में जाकिर हुसैन और अला खां का हो जाएंगे। अमजद अली खां का संबंध सरोद से, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। अगला प्रश्न है कि आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या है? तो हो जाएंगे कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, जबकि दिल्ली, आगरा और मथुरा आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा असम, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी है? तो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, रहीमतुल्लाह सानी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी तक शासन नहीं कर पाई है, नहीं कर रही है? तो ये उस समय राजस्थान में अभी, ठीक है, अभी सरकार बीजेपी का ही बना है 2023 में। 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। और ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो यह हॉकी से हो जाएगा, हॉकी से। और हॉकी में प्रमुख ट्रॉफी है, जैसे बेटन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, रंगास्वामी कप है, आगा खां, नेहरू ट्रॉफी है, सब हॉकी से है। फुटबॉल में डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप। बैडमिंटन में नारंग कप, चड्डा कप। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट में होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें से रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा। वहीं पर मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा, कमायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। कादम्बरी वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। और बृहद कथा गुणाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो हो जाएगा सिक्किम की सीमा करती है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगला प्रश्न है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट तो हो जाएगा क्रिकेट से, क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायसिद्धता का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वतत्व गुणधर्म की न्यायसिद्धता का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार किसका है? तो हो जाएगा पुरी, पुरी, पुरी हो जाएगा, पुरी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, उसी के समान में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र इसमें से हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली हो जाएगा। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 ईस्वी में हुआ था।
उसी में शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 में निहित प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र त्याग दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय है, कार्यकारिणी निकाय है। और 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में है, रांची में। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, तो हो जाएगा 65 वर्ष है, 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था, तो 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुआ था उसमें जो महान नेता उसका जो हो जाएगा लुई सोलहवां होता है, लुई सोलहवां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा कि महान योद्धा हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो हो जाएगा एक व्याकरण शास्त्री जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो हो जाएगा अरबों ने 712 ईस्वी में किया था सिंध पर आक्रमण। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो हो जाएगा लोकसभा का सदस्य होना, ये नहीं होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, तो सत्यार्थ प्रकाश ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। 1875 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, तो हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी, तो हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। और एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। इसका सर्वकाल 2400 से 1700 माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकालय कहाँ है, तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अगला प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि G15 एक समूह है किसका, तो हो जाएगा विकासशील देशों का, विकासशील देशों का यह एक समूह है। अगला प्रश्न है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, तो इसको भू संधि कहते हैं, भू संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो हो जाएगा हेलन केलर के जीवन पर आधारित यह फिल्म है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो वह हो जाएगा इंडोनेशिया। और निर्वाण दिन है, तो हो जाएगा भगवान महावीर का। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हुडको HUDCO क्या है, तो हो जाएगा आवास एवं शहरी विकास निगम को कहते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम संबंधित किससे है, तो शारदा अधिनियम जो है यह बाल विवाह से संबंधित है। और इस अधिनियम को 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के कार्य में लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि 7 टीलों का नगर सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से रोम को जाना जाता है, रोम को। चीनी के कटोरा क्यूबा को, 7 टीलों का शहर रोम, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को, सिटी ऑफ गोल्डन गन सैन फ्रांसिस्को को, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को, सूर्यास्त की भूमि नॉर्वे को, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा शिमला में है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन को मिला था। अगला प्रश्न है कि मेरिल लिंच क्या है। मेरिल लिंच जो है ना, यह एक प्रकार का निवेशी बैंक है। अगला प्रश्न है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसका कथन है, तो हो जाएगा WGF हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है, तो हो जाएगा राहुल द्रविड़ है, राहुल द्रविड़। और सूरत नदी किस नदी के तट पर है, तो हो जाएगा ताप्ती नदी। जापान की करेंसी का क्या नाम है, तो जापान की करेंसी का नाम येन है। अगला प्रश्न है कि 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1337 से लेकर 1453 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा नेसेट से। और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, तो हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, तो किस दिन नहीं होता है, तो 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। और भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किसने किया था, तो जेम्स हिकी के द्वारा 1780 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात USA में है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है, तो हो जाएगा चीन की है। और प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो हो जाएगा चंडीगढ़ में है। नेक चंद सैनी के द्वारा ने इसको बनवाया गया था। टॉलमल कौन था, तो हो जाएगा वित्तीय सलाहकार था। और अशोक के पिता का क्या नाम था, तो हो जाएगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि उचित निम्न में उचित का मिलान करना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, ठीक है। वार्षिक योजना 66 से 69 जिसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 और रोलिंग प्लान जो था 77 से 78 था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो जो कैलेंडर है वो आपका शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है, तो हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है, तो हो जाएगा WHO है, FAO है, ICRC नहीं है। इसका मतलब ICRC का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का नृत्य है, मोहिनीअट्टम, तो हो जाएगा केरल राज्य का। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे कौन, तो हो जाएंगे P.A. संगमा। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान 2012 ईस्वी में प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हो जाएगा B.S. सांपत। हाल ही में एक आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में से था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, तो हो जाएगा मुंबई में है।